महाराजा हरी सिंह ने एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया की ट्रीटी साइन की। क्या जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी ने कोई भी बात की कि 26 अक्टूबर 1947 की बाउंड्री वापस शामिल होगी इंडिया के साथ? आप चाहते हो अलग थलग रहना, तो इसमें भारत नहीं शामिल है। वो हम इनकरेज ही नहीं करते, क्योंकि आप भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। फिर फील्ड मार्शल जब से उन्होंने टेक ओवर किया है तो प्रमोशंस में चोक हो गया है। तो पाकिस्तान ने गेस्ट भी वैसे ही बुलाए जो उसकी तरह फन क्रिएट करते हैं या इरिलेवेंट बातें बोलते हैं। नमस्कार, इन क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। पीओके में चालू अभी जो प्रोटेस्ट है वो अब लंदन तक पहुंच चुका है। पीओके के कई सारे लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार पीओके में लोगों को खाना तक नहीं पहुंचने दे रही। एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जो कश्मीर पीओके में शुरू हुआ वो लंदन तक पहुंचा। इन सब के बीच में पाकिस्तान इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर क्या कह रहा है, साथ ही जॉइंट अवामी कमेटी के लोगों ने भारत से किस तरह की अपील की है और इन सब के बीच बलूचिस्तान की क्या स्थिति है, इन तमाम पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे। और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। बस ये काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबर जी सर। दुश्मन की में काफी कुछ आ रहा है अपडेट। बट अब जैसे आपने अपना पहला सवाल पूछा, तो जी। मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमें इतिहास में चलते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह ने एनेक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया की ट्रीटी साइन की। उसके दस्तावेज, अग्रीमेंट, सब कुछ हमारे पास है, लीगलाइज्ड है। ये ट्रीटी साइन करने के बाद कबीले जो थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको हथियार किसने दिए, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया? और फिर ये जो पाकिस्तान आर्मी ने इनको जो भेजा, कहां, पुंछ, रजौरी, उरी, नौशेरा, है ना, ये पूरा जो बॉर्डरिंग इलाका, मतलब यहां तक पहुंच गए। गिलगिट बाल्टिस्तान तो था ही था हमारा हिस्सा पूरा। मतलब 26 अक्टूबर 1947 की जो बाउंड्री थी, क्या जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी ने कोई भी बात की कि 26 अक्टूबर 1947 की बाउंड्री वापस शामिल होगी इंडिया के साथ? क्या उन्होंने भारत के साथ वापस मिलने की बात की? नहीं। ये सिर्फ सेपरेटिस्ट मुद्दा है। ये अलग थलग ही रहना चाहते हैं, और यही अलग थलग रहने की गोली और चूरन पाकिस्तान को भी दे रहे हैं अब, जो कि नहीं दे रहे थे इतने सालों से। क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीजें फ्री में थी, है ना, जिहाद की फैक्ट्री ठीक चल रही थी। अब ऑप सिंदूर के दौरान जब जिहाद की फैक्ट्री इंडिया ने बर्बाद कर दी, और अब पाकिस्तान मिलिट्री के पास पैसे नहीं है इनको वापस फंडिंग के लिए, रातों रात 2-3 साल लगेंगे इन्हें रिवाइव होने के लिए, रातों रात तो इतना पैसा आने नहीं वाला है। तो इन्हें अबैंडन कर दिया गया टेम्परेरीली। उसमें क्या था? राशन नहीं आ रहा, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं आ रही हैं, ठीक है, फ्यूल की किल्लत है वहां पे, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है काफी जगहों पे, है ना, कई जगह तो गांव में सड़कें भी नहीं जाती हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस स्थिति में अब, और जिस तरीके से इंटरनेट आ गया है और जो जी। सैटेलाइट टीवी है, उसके जरिए तो इन्हें साफ दिख रहा है किस तरीके से, है ना, अमरनाथ यात्री भारत से वंदे भारत ट्रेन से अब ये पहुंच रहे हैं, है ना, दर्शन के लिए श्रीनगर। अब इन्हें तकलीफ हो रही है। अब इन्हें पता लग रहा है कि भारत का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वो तो इनसे 30-40 साल आगे है। और वहां पे अगर थोड़ी सी भी बर्फ गिर जाए, कोई ट्रैफिक में रुक जाए, तो उसकी सीधी मौत है।
आसपास अस्पताल भी नहीं है, फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ये जो प्लंडरिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, जेमस्टोन्स, ये सारी चीजें जो अभी तक चोरी होती आई हैं, और जो बिजली वहां से बन बन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो थे इनके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उसकी बिजली ये चोरी करके इस्लामाबाद भेज रहे हैं। और यहां पे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के कट है। ना इनके स्कूल ढंग से चले, ना इनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो अब इन्हें एहसास हुआ है कि भाई अब हम चलते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक भारत के पास। क्यों भाई? और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, भारत के साथ शामिल होना चाहते हो, आप अग्रीमेंट में लिखो बैक टू द सेम बॉर्डर ऑफ 26 अक्टूबर 1947। मैं लिख के दे रहा हूं, इंडिया इनके लिए रेड कारपेट का रिसेप्शन अरेंज करेगा। पर ये नहीं करें, ये नहीं करने वाले हैं। और आप टाइमिंग देखिए ना, टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो चिट्ठी लिखी है और पाकिस्तान साइड के जो लोगों ने चिट्ठी लिखी है, इनका मुद्दा यही है कि आर्टिकल 370 हट गया तो क्या हुआ? चिट्ठी में हम शामिल करेंगे बैक टू टॉक्स एज पर 2004 टू 2007 वाले क्लॉज। तो बेसिकली 370 जब मतलब हटाया, जब मतलब रिमूव कर गया, तो कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी ये वापस पुराना वाला माहौल ही क्रिएट करेंगे। और ये जो गुलाम कश्मीर है, मैं इसे आजाद कश्मीर नहीं कहता हूं, ये जो गुलाम कश्मीर है, इसके अंदर 2025 जनवरी में हमास के लीडर आए थे इन्हें मतलब टेरर अटैक करवाने के लिए। ठीक है, तो हमास के आतंकवादी आए थे, उन्होंने टेरेन देखा, उन्होंने बोला भाई ये तो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हवाई भी बहुत तेज है, तो एक काम करो, एक टीम को पैदल ही इंफिल्ट्रेट करवा दो और वो ये कांड करेंगे। और कांड कैसी जगह करेंगे? जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल वाला एक क्राउडेड लोकेशन चुना, जहां पे सिर्फ ओपन ग्राउंड, टूरिस्ट और उनकी गाड़ियों की पार्किंग है, वैसे ही हूबहू सेम एक सिमिलर लोकेशन होनी चाहिए। और वो इन्होंने सिलेक्ट किया पहलगाम। तो पहलगाम की जो घाटी इन्होंने सेलेक्ट की, वो बहुत ही इन डेप्थ जाके रिसर्च करके इंटेलिजेंस इनपुट्स लेके इन्होंने की है। और मैं ये भी नहीं डिनाई कर रहा हूं कि इनको इंडिया से जो एंटी नेशनल्स है उनका सपोर्ट भी मिला इनको ये पूरी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा दर्शकों से, आप कमेंट में डाल सकते हैं, खासकर जो गुलाम कश्मीर के लोग हैं, आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है? आप चाहते हो अलग थलग रहना, तो इसमें भारत नहीं शामिल है, वो हम इनकरेज ही नहीं करते, क्योंकि आप भारत का एक अटूट और अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आना है तो पूरे तरीके से आइए, आधे अधूरे तरीके से अपनी मनमर्जी करनी है तो आई एम वेरी सॉरी, इंडिया कैन नॉट असिस्ट और हेल्प यू। आप अपने बलबूते पे ये जंग लड़े। और मैं आपको एक और बात बता दूं राम, इसका कोई समाधान नहीं है, ये मारकाट चलती रहेगी और ये सालों साल चलती रहेगी, और पाकिस्तान की फौज भी यहां से हटने नहीं वाली है। सर मैं इसी से सवाल लेने वाला था कि अब जैसे लंदन में भी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, जो पीओजे में प्रोटेस्ट हुआ उसमें इस बात की भी खबर आ रही है कि पुलिस ने फायरिंग की और कई लोगों की मौत हुई, जो अखबारों में छप रहे हैं या जो सोशल मीडिया में तो संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। तो क्या इससे पाकिस्तान की सरकार पे असर पड़ेगा? मतलब अगर पड़ेगा भी तो किस चीज को लेके? क्या इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े स्तर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है? क्या यहां से बहुत ही मैस रिक्रूटमेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के लिए? या कोई ऐसे रिसोर्सेज पाए गए हैं पीओजे में कि जिसके बगैर ये अपना काम नहीं चला सकते? तो मैं वही बोल रहा हूं कि पाकिस्तान को रत्ती भर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
बल्कि ये तो इनको एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज एंड थ्रो, इन्हीं की नौजवानों को दौराए आम और दौराए खास में ट्रेनिंग देके ये फिदाइन के तौर पे और स्लीपर सेल्स के तौर पे मरने के लिए भेजते थे इंडिया। अगर इतनी इन्हें परवाह होती इनकी अवाम को लेके, तो आप सोचे गरीबी कितनी थी। गरीबी थी तभी तो इन्होंने रिक्रूट किया आतंकवादी। अगर डेवलपमेंट होती तो डेवलपमेंट वाली जगह पे कौन हथियार उठाएगा? उसे तो ऐशो आराम, एक अच्छा माहौल, नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी, है ना, एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, घूमने फिरने के लिए शॉपिंग मॉल, है ना, टूरिस्ट लोकेशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स, है ना, मूवी थिएटर्स, है ना, स्टेडियम्स फॉर स्पोर्ट्स, मतलब इतनी सारी चीजों का एक्सेस होता अगर डेवलपमेंट होती। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसपास भी नहीं है ये इन चीजों के जो मैंने मेंशन किया है। तो किस मुंह से ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं? और कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है कि इंडिया के साथ शामिल होना है। सब यही जिक्र कर रहे हैं कि हमें खाने का सामान दे दो, हमें राशन दे दो। भाई आप किस मुंह से मांग रहे हो? इनमें से किसी एक ने कभी मतलब कंडेम किया, कभी निंदा की कि नहीं आतंकवाद गलत है, यहां से नहीं पनपना चाहिए, यहां से नौजवान नहीं जाने चाहिए? किसी ने वहां की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई? मतलब हमारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं जिसकी बदौलत ऑप सिंदूर करना पड़ा, बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। मतलब मुझे आज भी एक सीन याद है जिसके अंदर एक बुजुर्ग मतलब थे, मुसलमानी थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी छाती पे उनका पोता बैठा हुआ था और इनकाउंटर जारी था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिन इन्होंने भारत को दिए हैं देखने के लिए। इन्होंने 26/11 दिया, इन्होंने पठानकोट दिया, इन्होंने पुलवामा दिया, इन्होंने पहलगाम दिया, इन्होंने कालूचक दिया। ठीक है, तो इतने सारे तो इन्होंने हमें ये आतंकवादी हमले दिए हैं। अब ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि मदद चाहिए? और मदद चाहिए तो भाई सीधी सीधी बात है, भारत के साथ शामिल हो। 26 अक्टूबर 1947 का जो मैप है उसके एग्जैक्ट उसी के मुताबिक आप डिक्लेरेशन करें। और मैं लिख के दे रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं कि इंडियन आर्मी को आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ड्रोन ही आधा काम कर देंगे। हमें ट्रूप्स भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आई है, उसमें है बीएलए ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पर आत्मघाती हमला किया और उसमें उनके कोस्ट गार्ड के 30 जवानों को मार देने की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ पीओजे में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी बीएलए ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो पाकिस्तान अभी किस स्थिति में है? दोनों तरफ से इस पे हमले जारी हैं। देखिए राम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का और ग्वादर का, वहां पे कोस्ट गार्ड का क्रिटिकल रोल है। क्योंकि क्यों? वहां पे 12 कोर है कोटा में, तो 12th डिवीजन है, सॉरी, जो 12 डिवीजन है वहां से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है फॉर नार्को ट्रेड एंड ये ऑयल ट्रेड। जो ईरान से इलीगल तेल आता है वो, जिसका हमने देखा परसों बीएलए ने एक ब्रिज तोड़ दिया, तो ये सारा स्मगल किया हुआ तेल ला रहे थे, तो वो रोड ही उन्होंने उड़ा दिया वहां से। तो एक तो ये, दूसरा ये सारी चीजें कोस्ट गार्ड की मंजूरी से ही होता है, और कोस्ट गार्ड इन चीजों को अपने आप पर्सनली मॉनिटर करके देखती रहती है। तो नार्को ट्रेड हो गया, उसका हिसाब रखना है, कितना स्टॉक गया, कितना आया। ब्लैक मार्केट में जो फ्यूल स्मगल होके ईरान में आ रहा है उसका हिसाब रखा, है ना। बीच बीच में तो एक वीडियो भी आई थी कि एक चेक पोस्ट पे तो एक ये फ्यूल स्मगलिंग गाड़ी को ही रोक के उसका तेल चोरी कर लिया पाकिस्तानी फौज ने, फ्रंटियर कोर ने। तो ये एफसी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ये जो फौज ने ही तेल चोरी कर ली। हाँ, तो ये जो थर्ड और फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है ना, फ्रंटियर कोर और कोस्ट गार्ड, इनका कोई वहां पे दबदबा नहीं है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ही देखते हैं ज्यादातर।
तभी इनकी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो इसकी बदौलत इनका जो मतलब हैंड इन ग्लव है ये, ड्रग स्मगलर्स, टेररिस्ट, आतंकवादी गुट, इनकी मूवमेंट है ना, ईरान आना जाना सब वहीं से ये लोग मॉनिटर करते हैं और फैसिलिटेट भी करते हैं। और कई बार तो इन्हें लोकल लेवल पे भी अगर ब्लैक मार्केट का तेल चाहिए तो ये वहां से भी तेल अक्वायर करते हैं, क्योंकि वहां बलूचिस्तान में तो पेट्रोल पंप है नहीं, है ना। और जो टैंकर थे, टैंकरों को 90% टैंकर्स को आग लगा के बर्बाद कर दिया बीएलए ने। तो अब ज्यादातर स्मगलर्स के दम पे ही पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर अपना काम चला रही थी, उनके साथ हाथ मिला के उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये ब्रिज तोड़ दिया गया परसों शाम को। बीएलए ने ब्रिज तोड़ दिया, महज 15 से 20 मिनट में वो ब्रिज तोड़ दिया। तो देखें, ये अभी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। तो बलूचिस्तान में इनका कंट्रोल जा रहा है, और बलूचिस्तान बाद फिर हम आ जाते हैं द शिया प्रोस्पेक्टिव को लेके। अहमदिया हो गए, शिया हो गए, है ना। तो ये तो अलग से माइनॉरिटीज है, ठीक है। अहमदिया को भी इन्होंने बहुत मारा है ना, शियाओं के साथ भी अत्याचार किया है। 3 लाख शिया हैं इनकी फौज में, वो कब बगावत कर दें कुछ नहीं पता। उसे कहते हैं डिफेक्शन। तो कब डिफेक्शन हो जाए, कब बैरक्स में गोली चल जाए, कोई भरोसा नहीं। और इन्होंने सऊदी अरब ज्यादातर सुन्नी भेजे हैं, सारे के सारे शिया पाकिस्तान में ही है अभी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। फिर फील्ड मार्शल जब से उन्होंने टेक ओवर किया है तो प्रमोशंस में चोक हो गया है, काफी सीटें सीनियर लेवल की खाली पड़ी हैं, वो तो पूरा एक, है ना। तो डाउन द चेन जो चलती सभी, है प्रमोशन की, वही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को इफेक्ट हो गया। सर, पाकिस्तान में एक और चीज हुई, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। उसमें से उन्होंने विदेशियों को भी बुलाया। उसमें से एक चाइनीज कमेंटेटर हैं, ठीक है, विक्टर गाओ। उन्होंने एक बयान दिया कि ये जो पानी है इसको रोकना इनह्यूमन काम है। और तिब्बत से भी बहुत सी नदियां हैं जो कि, हालांकि डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नदियां जाती है। उनका इंटेंशन भारत की तरफ ही था। तो इनका बयान कितना सही है, और इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कहा, या चाइना भी इस नजरिए से देखता है? देखिए, विक्टर गाओ एक पॉलिटिकल कॉमिसार है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना इन अ इनफॉर्मल वे, ठीक है। तो इसको भेजते रहते हैं और इसकी कई भी बातों में कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो और ऊपर से आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सैंगपो रिवर है, जो चाइना में सैंगपो और इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है, तो मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर ये ब्रह्मपुत्र का पानी रोक भी देंगे, कितना रोक लेंगे? चलो मैं कहता हूं रोक दिया, ठीक है, रोक दिया। बांग्लादेश इनकी ये हरकत की वजह से प्यासा मर जाएगा। इंडिया तो फिर भी इंटरनली हम कहीं ना कहीं से रिवर्स को डाइवर्ट करके पानी मैनेज कर लेंगे। ये चाइनीज की हरकत की वजह से बांग्लादेश नाम का मुल्क खत्म हो जाएगा। तो देखे, विक्टर गाओ बातें करते हैं, बट स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस नहीं होता इनमें। स्ट्रेटेजिक एक रेलेवेंस होता है, स्ट्रेटेजिक रेपरकशंस होते हैं, है ना। और फिर जो प्रायोरिटीज होती हैं, और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए चीज। तो ही यूजुअली स्टेट्स इम्प्रैक्टिकल थिंग्स एग्जैजरेटेड मैनर में, कोई स्ट्रेटेजिक उसमें फेस नहीं होता इनकी बातों का। तो आई थिंक कि विक्टर गाओ की बातों को सीरियसली ना ही लिया जाए तो बेहतर है, ज्यादा मेच्योरिटी होगी लोगों के लिए। हाँ, अगर मिर्च मसाला चाहिए और लोग बोर हो रहे हैं, प्लीज बी माय गेस्ट, फिर जाके विक्टर गाओ को सुनिए, क्या पता, है ना, आपको और भी गहरी नींद आ जाए। पर जो भी वो बयानबाजी करते हैं, इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट। तो पाकिस्तान ने गेस्ट भी वैसे ही बुलाए जो उसकी तरह फन क्रिएट करते हैं, या इरिलेवेंट बातें बोलते हैं? देखिए, उन्हें हाइप चाहिए, उन्हें अटेंशन चाहिए, वो इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान एरिया वाइज तो इज अ डिसेंट कंट्री, है ना। उनके बोरवेल्स नहीं है,
और जैसे बाकी अरब मुल्कों ने डीसैलिनेशन प्लांट के दम पे पूरा पानी लेके आए हुए हैं, तो इनके पास समुद्री तट पे कोई डीसैलिनेशन वाला सिस्टम या प्लांट नहीं लगाया है। अगर ऊपर से कहीं से पानी नहीं आ रहा है इनके पास, सर आप इस बात अफगानिस्तान पे, से नहीं आ रहा, ईरान से नहीं आ रहा है, सर इस बात पे है ना, मैं एक इंडिया से भी नहीं आ इंफॉर्मेशन, रहा है, तो भाई खुद का बंदोबस्त करो ना। सर इस बात पे मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। इनका जो कोस्टल सबसे बड़ा सिटी है कराची, ठीक है, तो उसमें पानी की ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज्यादा कचरा वहां फेंका जाता है, डंप किया जाता है। एक बरसात में इतना सब चोक हो जाता है कि सड़कें फ्लड हो जाती हैं। प्लास्टिक जगह जगह पे फेंका, डंप किया हुआ रहता है, बदबू आती है। कई ऐसी जगहों पे, कहीं जगह तो कराची में अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे तो लोग कहते हैं कि वहां जी पे आप 1-2 घंटे, कहते हैं बंदा कहीं पे रुका रहे ना तो उसे वो स्मेल की आदत हो जाती है, उसे पता नहीं लगता। पर कराची ऐसी जगह है कि वहां के डंप या गार्बेज वाली जगहों से आप गुजर के जाओगे ना, कहते हैं वो बदबू 1-1, 2-2 घंटे आपके दिमाग से भी नहीं निकलती, और उल्टी वाली भी हरकतें भी होती हैं, नॉजियाटिक फीलिंग होती है। वहां पे हेल्थ और हाइजीन का बहुत बुरा हाल है कराची में। ठीक है, तो कहते हैं ना कि एक आप सिविलाइज्ड है ना, क्लीन एंड हाइजीनिक है, नहीं। इनका तो सिस्टम ही मोहल्लों में रहने का है। जिधर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बगल में ही बाथरूम है, ओपन में। ये भी नहीं कि इनके पास क्लोज टॉयलेट्स हैं, ये ओपन में ही जाते हैं। तो इनकी हालत बद से बदतर है। तो इन्हें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड अपग्रेड देमसेल्व्स, दे शुड आल्सो बिल्ड टॉयलेट्स। इन्होंने तो शुरुआत भी नहीं की, बल्कि एक वीडियो आई थी कि एक ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान का इनॉग्रेट कर रहा है टॉयलेट को। तो मैं कहता हूं कि कराची, पेशावर और जैसी ये सिटीज है, वहां पे भी इन्हें और हाँ टॉयलेट्स सर, ये बनाने खबर चाहिए। आई थी। हाँ, तो इन्हें और टॉयलेट्स बनाने चाहिए। आप पहाड़ी इलाके में चलो ठीक है, एक आध बना दिया, और आपने एक ब्रिगेडियर साहब के लेवल पे आप इनॉग्रेशन करा रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ, बहुत बड़ी बात है ना, कि एक ब्रिगेडियर साहब टॉयलेट्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ख्वाजा आसिफ को भी, अब जहां तक पिज्जा हट का सवाल है और ये जो फर्जी वेस्टर्न ब्रांड है, उसकी जगह ओरिजिनल टॉयलेट्स बनाने चाहिए ख्वाजा आसिफ को, और इनके फिर इनॉग्रेशन करें। कहीं ना कहीं लोगों के भी काम आएगा। पर इनकी कोई पॉलिसी है नहीं ना, जी सर, बहुत इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से कोई सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तूर से पूछना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।